गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इससे ही जाके आगे कोलिजन जो थ्योरी है मॉलिक्यूल्स की, केमिकल काइनेटिक्स की, वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें दैट इज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन मैं ले लेता हूँ। लेट अ केमिकल रिएक्शन दैट इज A plus A to form product P. लेट K इज द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब मोलिकुलरिटी में हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलॉइड्स करते हैं, उनके बीच में कोलिजन होता है और इस कोलिजन के बाद ही वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देयर शुड बी कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की जो एनर्जी है वो सेम नहीं होती। सपोज टू बी, ये मैंने कोई कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स हैं। सपोज टू बी, ये जो एनर्जी का लेवल है इसको मैंने मान लिया 10, इस एनर्जी को लेवल को मैंने मान लिया सपोज टू बी 20, दिस एनर्जी लेवल इज सपोज टू बी 30, दिस एनर्जी लेवल इज सपोज टू बी 40। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो 10 से कम एनर्जी के भी होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जिनकी एनर्जी 10 है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जिनकी एनर्जी 10 और 20 के बीच है। डेफिनेटली देयर विल बी सम मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इज 20, लाइक दैट। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी सेम है ये रैंडमली मूव करते हैं, इनकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो जब ये मूव करते करते एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे और कोलिजन के बाद एक दूसरे से ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट मॉलिक्यूल्स collides with each other and transfer their energy. सपोज टू बी, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी 8 है, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी भी 8 है, दोनों सेम एनर्जी के हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से कोलाइड किए। कोलिजन के बाद जैसे इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन हुआ, सपोज टू बी इस मॉलिक्यूल ने इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी, तो इसकी एनर्जी पहले थी, सेकंड मॉलिक्यूल की एनर्जी थी पहले 8, तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी 10, और इसकी एनर्जी थी 8, इसने 2 ट्रांसफ़र कर दी तो इसकी एनर्जी कितनी होगी 6। तो इनमें से एक मॉलिक्यूल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, 8 से 10 हो जाएगी। फिर ये मॉलिक्यूल जो अभी भी अपनी एनर्जी इंक्रीज़ करके आया है ऊपर हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलॉइड करेगा और वहाँ से फिर अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ कर लेगा। तो कुल मिलाकर जो कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, उसका फ़ायदा ये है कि मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक दूसरे में और बार बार वो एक दूसरे के साथ कोलॉइड करते रहेंगे और अपनी एनर्जी को जो है इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी को अचीव करने के बाद ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं सपोज टू बी दैट एनर्जी इज़ 40 एनर्जी को मैं अज्यूम कर लेता हूँ सपोज टू बी दिस इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी 40 या उससे ज़्यादा होगी कोलिजन के बाद, तो ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में। सो मीन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, वो मिनिमम एनर्जी
जिसको अटेन करने के बाद रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसमें एक टर्म आती है नंबर 2 पे हमने लिखा है, दैट इज़ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन भी हम लिखेंगे सभी की। अभी अभी हमने देखा कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से कोलॉइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है इनके बीच में। तो एक सेकंड में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलॉइड्स कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, उस नंबर को हम कह देंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब सपोज टू भी एक सेकंड में 1000 मॉलिक्यूल कोलॉइड्स कर रहे हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1000 हो जाएगी। एक सेकंड में सपोज टू भी 10⁻6 मॉलिक्यूल कोलॉइड कर रहे हैं एक दूसरे से तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10⁻6 हो जाएगी। उसके बाद एक टर्म है इम्पोर्टेंट, दैट इज़ इफेक्टिव कोलिजन। सबकी डेफिनेशन भी हम लिखेंगे। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कोलॉइड्स कर रहे हैं और अपनी एनर्जी इंक्रीज भी कर रहे हैं, अपनी एनर्जी डिक्रीज भी कर रहे हैं, तो उन कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, जिनके होने के बाद सपोज टू भी 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड्स किए और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड जितनी हो जाए इनमें से या फिर थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा हो जाए ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। उन कोलिजन्स को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, जो किसी काम के कोलिजन हैं। तो ऐसे कोलिजन जिनके बाद रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड जितनी हो जाए या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाए, उन कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। और इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सारे कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेंगे। एक और चीज़ हमने नोटिस की कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो एवरेज एनर्जी होगी इन सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी को जोड़ के और फिर टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। सपोज टू भी इस केस में 2, 4, 6, 8 मॉलिक्यूल हैं तो सबकी अलग अलग एनर्जी ऐड करके और उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बिकम आवर एवरेज एनर्जी। सो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो एवरेज एनर्जी होगी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की, उसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कह देते हैं। तो ग्राफिकली अगर मैं इसको देखूं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो सपोज टू भी यहाँ मैं लिख देता हूँ एनर्जी और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ दैट इज़ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सपोज टू भी ये जो एनर्जी है दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, या कहें कि दिस इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और ये वो एनर्जी है जिसकी ज़रूरत है ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना सकें। इस एनर्जी को मैंने मान लिया सपोज टू बी थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इसको मैंने मान लिया सपोज टू बी 20 किलो जूल है, और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए सपोज टू बी दिस इज़ 100 किलो जूल की एनर्जी हमें चाहिए। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी है अभी 20 और प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको एनर्जी चाहिए 100। सो एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी के बीच में 80 का। इस एनर्जी के डिफरेंस को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो धीरे धीरे कोलिजन होते रहेंगे और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहेंगे, और जब इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी हो जाएगी तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो हैं फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। सपोज टू बी दिस इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट की और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस आएगा 80 का, दिस विल बिकम एक्टिवेशन एनर्जी। अब इन सब की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी की हम बात करें तो अभी भी हमने कहा है कि वो मैक्सिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सकें, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं।
So the minimum amount of energy that is required so that the reactant can form product is called as threshold energy. नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हमने कहा कि एवरेज एनर्जी से रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी कितनी बढ़ानी है ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी हो जाए ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड so that the energy of the reactant become equal to the threshold energy is called as activation energy। अब इस डायग्राम से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक 100 है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो 100 क्या है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी और 20 क्या है यहाँ से यहाँ तक 20 है हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस 80 क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दे दें सो वी कैन डिटरमाइन इजीली द एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी that will become equal to the activation energy of the reactant molecules। next is the collision frequency। अब हमें पता है कि किसी एक यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 ml के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जितनी बार एक दूसरे के साथ कोलोइड्स करेंगे वही उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन हुए 1 सेकंड में यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 ml के अंदर, इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव कोलिजन। देखिए हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोलिजन होता है तो उनकी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। वही कोलिजन्स प्रोडक्ट बना पाएंगे जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी है उससे ज़्यादा हो जाए। सो ऐसे कोलिजन जिसमें द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिकम इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी आर कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन। सो द कोलिजन आफ्टर विच, ऐसे कोलिजन जिनके बाद द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट की एनर्जी आइदर बिकम इक्वल या तो बराबर हो जाए और ग्रेटर या ज़्यादा हो जाए किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, उन्हीं को हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अगला जो फैक्टर है दैट इज़ ओरिएंटेशन इफेक्ट या ओरिएंटेशन फैक्टर। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलॉइड भी कर रहे हैं और कोलिजन के बाद उनकी एनर्जी इतनी भी होगी जितनी की थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी की हमें उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए थी। लेकिन इन रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल का अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो इफ़ेक्टिव कोलिजन बेशक हों लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सपोज टू वी आर हैविंग NO2 कोलॉइड्स विद NO2 टू फॉर्म अ प्रोडक्ट N2O4 और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड दिस इज द NO2 और सेकंड मॉलिक्यूल जो हमारा वो भी है NO2। ये दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ कोलॉइड करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे N से जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड O, इस तरह से N2O4 बन जाएगा हमारा। अब देखिए ओरिएंटेशन का मीनिंग ये है कि इफ़ बोथ दिस मॉलिक्यूल्स कोलॉइड विद ईच अदर थ्रू द नाइट्रोजन एटम, इन दैट केस द प्रोडक्ट N2O4 विल फॉर्म। अब सपोज टू भी एक नाइट्रोजन है, ये दोनों ऑक्सीजन है NO2 के। इफेक्टिव कोलिजन है मतलब एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी होगी
लेकिन कोलिजन के दौरान इसके नाइट्रोजन से इसका ऑक्सीजन जाके कोलाइड्स कर रहे हैं, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि N से N का कोलिजन ज़रूरी है। तो इनकी जो ओरिएंटेशन है, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो इनकी पोजीशन है वो इम्प्रॉपर पोजीशन है प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सपोज टू बी ये N है, ये O है, ये O है, ये एक NO2 हो गया, कोलिजन हो रहा है तो ये N है, ये O है, ये O है, सपोज टू दिस इज द सेकंड NO2. They are having effective collision. After collision their energy become equal to or greater than threshold energy, but the orientation is not proper, means oxygen is colliding with oxygen. During the collision oxygen and oxygen strike with each other, so in this case the product will not form because the orientation is not proper. Product will form in that case when during the collision nitrogen with colloids with nitrogen. In that case the product N2O4 will form. So collision is very essential, very important. Collision must be effective collision to form the product, but after the effective collision there must be a proper orientations. So overall, if we include all these factors, a new theory is generated that is called as collision theory. जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए हैं मोस्टली उन्हीं पॉइंट्स को कोलिजन थ्योरी ने हाईलाइट किया है। फर्स्ट पॉइंट में कोलिजन थ्योरी हमें कहती है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ कोलाइड्स करना बहुत ज़रूरी है। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलाइड्स विद ईच अदर, क्योंकि अगर वो कोलिजन करेंगे तो एक दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़रूर करेंगे। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि कोलिजन हो ये ज़रूरी नहीं है, कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन इस तरह से होने चाहिए ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए ताकि प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कोलिजन हो रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, इफेक्टिव कोलिजन भी हो रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर ओरिएंटेशंस नहीं है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, सो इन दैट केस प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट must be colloids in a proper orientation with each other so that they can form product easily. So according to the collision theory, the rate of the reaction can be explained as supposed to be K is equal to P. P is our orientation factor into Z. Z is the collision frequency or effective collision into e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. दिस इज द ओरिएंटेशन फैक्टर, दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हुज एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, या कहे कि ये मॉलिक्यूल का वो फ्रैक्शन है जो कि प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली कन्वर्ट हो पाता है. यहाँ पर ई ए इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज़ द गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वैल्यू यूज़ करेंगे. T is the temperature in Kelvin.